हेलो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रथम भाव या असेंडेंट की। ठीक है, किसी भी जन्म पत्री का जो प्रथम भाव होता है उसे हम लोग लग्न कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे असेंडेंट बोला जाता है। और लग्न की सहायता से हम लोग जातक जिसकी कुंडली का हम लोग आकलन करते हैं उसके बारे में निम्न विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं उसकी पर्सनैलिटी या उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी शारीरिक रचना कैसी होगी, वो लंबा होगा, पतला होगा, मोटा होगा, उसका चेहरा गोल होगा या उसका रंग साफ होगा। इन सब का विचार भी लग्न से ही किया जाता है। उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका शरीर मतलब लगातार का जो इम्यूनिटी सिस्टम है एक तरीके से वो कमज़ोर होगा, तो निश्चित रूप से अगर लग्न कमज़ोर है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा, जिस कारण वो जीवन भर बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। ठीक है, तो उसके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी हमें लग्न से ही मिल जाती है। इसके अलावा उसकी आयु के बारे में जानकारी भी हमें लग्न से ही प्राप्त होती है। जीवन के सुख किस तरीके से उसे देखिए, हर जैसे मैरिज है, मैरिज के लिए आपको सातवां भाव देखना होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लग्न पर भी विचार करना पड़ेगा। हर सुख के लिए आपको लग्न देखना ही पड़ेगा। अगर लग्न पॉजिटिव है, लग्न स्ट्रांग है, लग्न मजबूत है, तो उसे जो भी सुख मिलेगा अपने जीवन में वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मिलेगा। और अगर लग्न उसका कमज़ोर है तो जो भी सुख मिलेगा वो थोड़ा कम ही मिलेगा। इसे इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में व्यापार का जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है, लेकिन जिसके कुंडली का लग्न मजबूत होगा उसका व्यापार भी बहुत ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मतलब वो अर्निंग करेगा उस व्यापार से। लेकिन अगर लग्न बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो व्यक्ति व्यापार तो करेगा, लेकिन उसके व्यापार से उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने के जन्म कुंडली में व्यापार का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है, लेकिन उसका लग्न कमज़ोर है, तो व्यापार तो करेगा, लेकिन व्यापार होगा जैसे कोई छोटी दुकान खोल ली या कोई छोटा सा ढाबा खोल लिया, इस तरीके के व्यापार वो कर रहा है, या छोटा कोई और बिजनेस कर लिया। लेकिन अगर लग्न मजबूत है तो निश्चित रूप से उसका व्यापार कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का या कोई फैक्ट्री लगाने का या किसी मॉल या किसी अच्छी मार्केट में कोई शॉप वगैरह लेकर वहाँ बिजनेस करने का होगा। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नैतिकता, व्यक्ति चालबाज होगा या उसके अंदर नैतिकता की फीलिंग होगी, इन सब का विचार भी हम लोग लग्न की सहायता से ही करते हैं। ठीक है, अब लग्न का विचार करते हुए हमें दो बातों को भी चेक करना चाहिए, वो होता है लग्न और लग्नी, दोनों को अलग अलग चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की स्ट्रेंथ की, कि लग्न मजबूत है या नहीं। ठीक है, तो लग्न मजबूत कब होगा? अगर आपने लग्न की स्ट्रेंथ को चेक करना है तो सबसे पहले आपको उसके कस्पल सब लोड, मतलब जो लग्न का सब लोड है उसको चेक करना है। ठीक है, अब देखते हैं वो जो लग्न का कस्पल सब लोड है वो कहाँ कहाँ पर है या किन किन भावों के साथ संबंध बनाता है। उसी की सहायता से आप ये चेक करेंगे कि लग्न की स्ट्रेंथ है या वो लग्न कमजोर है। मान लीजिए लग्न का जो कस्पल सब लोड है वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें और 11वें, इनमें से किसी भाव से संबंधित है। ठीक है, सबसे ना हो, कुछ भाव के साथ वो संबंधित हो, लेकिन 8वें भाव और बाधक ग्रहों के साथ संबंधित ना हो। नियम को याद रखिए, अगर लग्न का कस्पल सब लोड दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें और 11वें इन भावों के साथ संबंध बनाता हो, लेकिन 8वें भाव और बाधक ग्रहों के साथ संबंध ना बनाता हो, तो आप ये मानकर चलेंगे कि लग्न बलवान है। अब बाधक ग्रहों पे जरा थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। हालांकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। देखिए, अगर क्योंकि यहाँ पर 9वां और 11वां भाव आया है, अब ये दोनों भाव अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ विशेष लग्नों के लिए ये बाधक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए चर लग्न है,
चर लग्न मतलब पहला, चौथा, सातवां या 10वां। अगर इन लग्नों के लिए जो 11वां भाव होता है वो बाधक होता है। तो जब अगर आप लग्न को चेक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं चर लग्न है, तो 11वें भाव को आप नेगेटिव लेकर चलेंगे, 9वें भाव को नेगेटिव नहीं लेंगे। लेकिन अगर लग्न स्थिर है, मतलब या तो दूसरा या पांचवा या आठवां या 11वां, तो अब आप 9वें भाव को बाधक मतलब नेगेटिव लेकर चलेंगे, लेकिन 11वें भाव को नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है। और अगर द्विवीय स्वभाव मतलब अगर ड्यूल नेचर वाले लग्न की बात हो रही है 3, 6, 9 और 12 की, तो ना तो 9 ना ही 11 ये दोनों भाव नेगेटिव नहीं होंगे। उनके लिए 7वां भाव होता है नेगेटिव बाधक, जो ऊपर नहीं आया है। ठीक है। तो आपने रूल ये याद रखना है कि यदि लग्न का कस्पल सबलोड दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें और 11वें इन भावों के साथ संबंध बनाए, परंतु 8वें भाव और बाधक ग्रहों के साथ कोई संबंध ना बनाए, तो लग्न बलवान माना जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लें कि लग्न का जो कस्पल सबलोड है वो छठे, 8वें और 12वें नेगेटिव भाव होते हैं, इन भावों के साथ संबंध बनाता है और साथ में बाधक ग्रहों के साथ भी संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में आप मानकर चलेंगे कि जातक का जो लग्न है वो कमजोर है। अच्छा, ये आइडियल कंडीशंस होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में बिल्कुल एग्जैक्टली ये मिल जाए। आमतौर पर कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलते हैं, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव भावों के साथ लग्न का जो कस्पल सबलोड होता है वो संबंध बनाता है और कुछ नेगेटिव भावों के साथ। तो वहाँ पर आपने फिर अपना विवेक इस्तेमाल करना है, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि आप लग्न की स्ट्रेंथ को किस प्रकार एनालाइज करें। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यदि दोनों स्थितियाँ बनती हैं, मतलब जो लग्न का कस्पल सबलोड है वो कुछ पॉजिटिव भाव को भी सिग्निफाई कर रहा है और इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव भाव को भी, तो आप मानकर चलेंगे कि लग्न ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और ना ही बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कितने ज़्यादा पॉजिटिव को सिग्निफाई करता है और कितने कम नेगेटिव को सिग्निफाई करता है। इसके आधार पर आप लोगों ने अपनी कॉमन सेंस से खुद ही डिसाइड करना है कि लग्न की स्ट्रेंथ आप कितनी मानकर चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने बात करी लग्न की स्ट्रेंथ की, अब बात करते हैं लग्नीश की। ठीक है। तो लग्नेश की स्ट्रेंथ को मैंने यहाँ 5 भागों में लिखा है, आप लोगों ने इस टेबल पे ध्यान देना है। तो देखिए, नियम नंबर पहला कहता है कि यदि लग्नेश किसी भी जन्म कुंडली में दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें, 11वें इन भावों में उपस्थित है, अब या तो दूसरे में होगा या तीसरे में होगा, मतलब इनमें से किसी एक भाव में उपस्थित हो, इसके साथ साथ उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो दूसरे, 10वें, 11वें का या तो ऑक्यूपेंट हो, मतलब या तो वो दूसरे, 10वें, 11वें इनमें से किसी भाव में बैठा हो, या अगर बैठा हुआ ना हो तो इनमें से किसी भाव का स्वामी हो। कौन? उसका नक्षत्रपति। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी, तो आप मानकर चलेंगे कि जो लग्न है, जो लग्नेश है वो बहुत ज़्यादा बलशाली है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दूसरा नियम, मान लीजिए लग्नेश दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें, 11वें इनमें से किसी भाव में बैठा है, लेकिन जो उसका नक्षत्र स्वामी है वो या तो 5वें या 8वें या 12वें इनमें से किसी भाव में बैठा हो या इनमें से किसी भाव का स्वामी हो, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश को हम लोग मध्यम बलशाली मानेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पावर को नहीं लेकर चलेंगे, ये मानकर चलेंगे कि ये मैक्सिमम पावर से थोड़ा कम है। तीसरी कंडीशन आती है कि मान लीजिए लग्नेश दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें और 11वें इनमें से किसी भी भाव में ना बैठा हो और जो उसका नक्षत्र स्वामी है वो 5वें या 8वें या 12वें इनमें से किसी भाव में बैठा हो या इनमें से किसी भाव का स्वामी हो, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश निर्बल माना जाता है, लग्नेश कमजोर माना जाता है। चौथी स्थिति है, मान लीजिए लग्नेश बैठा है 5वें, 8वें और 12वें
इनमें से किसी भाव में। लेकिन जो उसका नक्षत्र स्वामी है वो दूसरे, 10वें या 11वें, इनमें से किसी भाव का ऑक्यूपेंट, मतलब या तो इनमें से किसी भाव में बैठा हो या इनमें से किसी भाव का स्वामी हो, तो ऐसी स्थिति में भी लग्नेश निर्बल ही माना जाएगा। तीसरी कंडीशन आ जाती है, सॉरी, पांचवी कंडीशन अब आती है कि मान लीजिए लग्नेश या तो 5वें या 8वें या 12वें भाव में बैठा है और जो उसका नक्षत्र स्वामी है वो भी 5वें, 8वें या 12वें इनमें से किसी भाव में बैठा हो, मतलब इनमें से किसी भाव का ऑक्यूपेंट हो या इनमें से किसी भाव का ऑनर, मतलब इनमें से किसी भाव का स्वामी हो, तब आप मानकर चलेंगे कि लग्नेश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, अब मैंने लग्न और लग्नेश दोनों की स्ट्रेंथ चेक करने के नियम आपको बता दिए। जब भी आप किसी कुंडली को देखें तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश इन दोनों की स्ट्रेंथ को चेक जरूर करें, क्योंकि जन्म कुंडली में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट लिखे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलेंगे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जब लग्न और लग्नेश मजबूत होंगे। ठीक है, और नेगेटिव तब कम होंगे जब लग्न और लग्नेश मजबूत होंगे। अगर लग्न और लग्नेश वीक हैं तो नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉमन सेंस लगानी है। मैंने आपको रूल बता दिए, इन रूल्स की हेल्प से आप लग्न और लग्नेश की ताकत को एनालाइज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब भी जन्म कुंडली की बात होती है तो सबसे पहले आप लग्न और लग्नेश को चेक कीजिए, उसके बाद आप उसकी आयु, जो भी जातक की कुंडली आप लोग चेक कर रहे हैं, जो भी नेटिव आपके पास अपनी कुंडली लेकर आया है उसकी आयु को जरूर चेक कीजिए। क्यों? अगर आयु अल्प है फिर कुंडली को चेक करने का बेनिफिट क्या है? उसके विवाह के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में चेक करके करेंगे क्या आप? मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में अल्प आयु का योग है, तो अब आप उसकी मैरिज को चेक करें या ना करें उसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अल्प आयु का मतलब 33 साल से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो फिर नौकरी या व्यापार या ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तो इसलिए मेरा विचार यही है कि सबसे पहले आप लोग लग्न लग्नेश को चेक करने के बाद आयु की गणना जरूर करें। वो जातक आपसे इस बारे में पूछता है या नहीं पूछता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए उसका क्वेश्चन मैरिज का है, वो सिर्फ मैरिज के बारे में जानना चाहता है, लेकिन फिर भी आपका दायित्व बनता है कि आप लोग उसके लग्न लग्नेश और आयु की कैलकुलेशन पहले करके रख लें। बात करते हैं आयु की। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं उसके जो नियम है वो ज़रूर बता रहा हूँ, तो थोड़ा तेज़ी से कर लेंगे हम लोग इसे। देखिए, अगर आप आयु के निर्धारण की बात करते हैं, लॉन्गेविटी की बात करते हैं, तो आपने फर्स्ट हाउस, 8th हाउस और 3rd हाउस, इन तीनों भावों को चेक करना है। पहला भाव नेटिव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जातक को 8वां भाव आयु का भाव होता है, और तीसरा भाव 8वें से 8वां होने के कारण आयु निर्धारण में अपनी भूमिका निभाता है। हालांकि मैं तीसरे भाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानकर चलता, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे। चौथा, जो कारक, आयु का कारक कौन होता है? शनि। तो इस पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आयु का निर्धारण करें तो पहले भाव, 8वें भाव, तीसरे भाव और शनि पर विचार करना आपको पड़ेगा। कुछ नियम मैंने लिखे हैं क्योंकि बाधक और मारक भाव का भी आकलन करना जरूरी है। तो देखिए, अगर साइन मूवेबल है, मूवेबल मतलब अगर चर राशि की बात हो रही है, पहली, चौथी, 7वीं या 10वीं की, तो बाधक भाव का काम करता है 11वां भाव, और जो पॉजिटिव हाउस होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 9 और 10। ये पांचों भाव पॉजिटिव होते हैं मूवेबल साइन के लिए। अगर बात करें आयु की, और बाधक भाव का कार्य करता है 11वां। लेकिन अगर बात करें स्थिर लग्न की या फिक्स साइन की, 2, 5, 8 और 11 की, तो इसके लिए बाधक भाव का कार्य करता है 9वां भाव, जबकि पॉजिटिव हाउस होते हैं 1, 3, 5, 10 और 11। यहाँ पर 9 हट गया और उसकी जगह 11 आ गया। ठीक है, और अगर हम बात करें द्वि स्वभाव वाले लग्न की, मतलब ड्यूल नेचर वाले साइन की, जैसे 3, 6, 9 और 12, तो यहाँ पर बाधक भाव का कार्य करता है 7वां भाव, और पॉजिटिव होते हैं 1, 3, 5, 9, 10 और 11। अब बात आती है मारक। तो कोई सा भी लग्न हो,
ठीक है, चाहे वो चर हो, चाहे वो स्थिर हो, चाहे वो द्विस्वभाव का हो, सबके लिए जो मारक भाव होते हैं वो होते हैं दूसरा और सातवां, और नेगेटिव भाव होते हैं 6, 8 और 12। तो जब भी आप आयु का निर्धारण करें तो इनके ऊपर ध्यान रखें। आपने 1, 3, 8 इस पर भी ध्यान रखना है, और कारक शनि पर। इसके अलावा बाधक और मारक पर भी आप लोगों ने ध्यान देना है। ये सब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आप कुंडली में इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आयु की अगर बात करें तो आयु की 3 स्थितियां होती हैं। पहली अल्पायु, जिसे हम लोग 33 वर्ष से कम कह सकते हैं, वो कितनी भी हो सकती है 33 वर्ष से कम, ठीक है। उसके बाद मध्यम आयु जो 33 से 66 वर्ष के बीच की होती है। इसके बाद लंबी आयु जो 66 वर्ष से अधिक की होती है, ठीक है। नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं यदि पहले, आठवें और तीसरे का जो सब लोड है वो बाधक और मारक भाव को सिग्निफाई करता है, केवल बाधक और मारक भाव को, किसी भी पॉजिटिव भाव को सिग्निफाई नहीं करता है, तो जातक की आयु कम रह जाती है, अल्प होती है। इसी तरह यदि 1, 8, 3 इस भाव का जो सब लोड है वो बाधक मारक इनके साथ साथ पॉजिटिव हाउस को भी सिग्निफाई कर दे, तो अब दोनों बातें आ गई, तो इसलिए आयु मध्यम हो जाएगी, मतलब ना तो अल्प से थोड़ी ज़्यादा। और अगर पहले, आठवें और तीसरे इन भावों के जो सब लोड हैं वो केवल पॉजिटिव हाउस जो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए पॉजिटिव हैं, ठीक है, उन भावों को सिग्निफाई करते हैं, तो आयु लंबी होगी, मतलब 66 वर्ष से अधिक आयु होने की संभावना बनती है। तो इस तरीके से आप जातक की आयु का आकलन कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से सबसे पहले कुंडली को एनालाइज करते हुए सबसे पहले यही करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जातक के स्वास्थ्य की। अब देखिए, चेक तो हम लोग करेंगे जो प्रथम भाव, मतलब जो लग्न का कस्पल सबलोड है, उसका संबंध किन किन भावों के साथ बनता है। इसके आधार पर हम लोग स्वास्थ्य और बीमारी को चेक करेंगे। तो देखते हैं, मान लीजिए जो पहले भाव का कस्पल सबलोड है वो 5वें और 11वें भाव के साथ संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इस जातक का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, उसे बीमारियां कम लगेंगी। लेकिन अगर प्रथम भाव का जो कस्पल सबलोड है वो 6ठे भाव के साथ संबंध बनाता है, तो जातक को जिंदगी भर छोटी मोटी बीमारियां लगती रहेंगी, लेकिन उसका इलाज बड़ी आसानी से हो जाएगा और वो उनसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 6 और 8 इन दोनों भावों के साथ संबंध बनाता है, तो जातक को जो बीमारी होगी वो लंबी बीमारी होगी। और अगर इसमें मंगल और केतु का प्रभाव होता है तो जातक को सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 6, 8, 12, याद रखिए ये सबसे निम्न स्तर का कॉम्बिनेशन है। क्यों? इसके अंदर जातक पूर्णतः जीवन भर बीमार ही रहना है, ना तो उसका इलाज संभव है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती जिनका इलाज संभव ही नहीं होता, लोग कराते हैं क्योंकि आदमी घर पे खाली नहीं बैठ सकता कि भाई हाथ पे हाथ धर के, तो इलाज कराते हैं, लेकिन इलाज का कोई बेनिफिट व्यक्ति को मिलता नहीं है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कि मान लीजिए प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 6ठे, 8वें और 12वें इन भावों को सिग्निफाई करता, इन भावों से कनेक्टेड होता है, तो जातक ऐसी बीमारी से ग्रस्त होगा जो जीवन भर चलेगी और जिस पर कोई दवाई वगैरह का भी असर नहीं होगा। यदि प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 8वें और 12वें भाव से कनेक्टेड है, इसके साथ साथ वो शनि, मंगल और केतु के साथ संबंध बनाता है, तो जातक का एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर जातक का कस्पल सबलोड, मतलब उसके प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 6ठे और 12वें भाव से कनेक्ट होता है, तो जातक को बीमारी होती है और बीमारी के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हालांकि जो 6-8 वाला कॉम्बिनेशन है ऊपर, उसके अंदर जातक बीमार तो होता लेकिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, ठीक है, वो
घर पर ही उसका इलाज होता रहता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं जो लग्न से रिलेटेड हैं और हमें चेक करने चाहिए किसी भी जातक की जन्म कुंडली में। उसके अंदर देखें अगर, तो देखिए चेक तो हम लोग वैसे ही करेंगे, प्रथम भाव के कस्पल सब लोड का कॉम्बिनेशन देखेंगे किसके साथ बनता है। तो यदि प्रथम भाव का जो कस्पल सब लोड है वो पहले, तीसरे और आठवें इन भावों के साथ कनेक्ट होता है तो जातक हमेशा मानसिक तनाव में रहेगा। जातक को डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब मानसिक तनाव से ज़्यादा रहेगा। यदि प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 5 और 12 इन भावों से कनेक्ट होता है, इन भावों को सिग्निफाई करता है, तो जो जातक होता है वो इनडिसिप्लिन नेचर का होता है, मतलब उसके अंदर अनुशासनहीनता करने की का जो गुण है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें कि प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 2, 5 और 7 इन भावों को सिग्निफाई करता है, तो जातक के लव अफेयर्स ज़्यादा होते हैं, जातक के लव अफेयर्स ज़्यादा होते हैं। यदि प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 1, 3, 10 और 12 इन भावों को सिग्निफाई करता है, तो ऐसे जातक के लिए आप यही कह सकते हैं कि अगर उसे जीवन में तरक्की करनी है तो अपना जो बर्थ प्लेस है, जो अपना जन्म स्थान है, उससे दूर जाए और वहाँ पर अपना भाग्य आजमाए, तो वहाँ पर उसके सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जन्म स्थान को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी सफलता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलोड तीसरे, 7वें और 11वें इन भावों को सिग्निफाई करता है तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी एजेंट बनना चाहिए और इस तरह के काम से उसे प्रॉफिट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलोड तीसरे, 6ठे और 11वें इन भावों को सिग्निफाई करता है तो जातक को प्रॉपर्टी का काम ना करके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। ठीक है, कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं तो वहाँ पर उसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर 7वां भाव होगा तो प्रॉपर्टी में उसे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर 6ठा भाव होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में उसे फ़ायदा होगा। यदि प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 4, 7, 8 और 11 इन भावों को सिग्निफाई करता है तो जातक को रेजिडेंशियल बेस्ड बिजनेस में फ़ायदा होता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं उनके घर में ही दुकान होती है या उनके घर में ही ऑफिस होता है, और आजकल तो इतना हो गया है कि भाई लोग अपने घर से ही व्यापार करने लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेस से फ़ायदा तभी मिलता है जब प्रथम भाव का कस्पल सबलोड चौथे, 7वें, 8वें और 11वें इन भावों को सिग्निफाई करता है। अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 5, 8 और 12 इन भावों को सिग्निफाई करे तो जो जातक होता है वो आलसी स्वभाव का होता है। पहली बात, वो एक्टिव नहीं होता, लेथार्जिक होता है, और दूसरी बात क्योंकि अब वो आलसी है नेचर से तो वो हर काम को करने का शॉर्टकट ढूंढता है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो करने की अंदर वो एनर्जी नहीं है जो मेहनत के लिए उसे मतलब उत्प्रेरित करे। तो इस कारण से होता क्या है, वो हर काम के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगता है। अगर प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 1, 3 और 10 इन भावों को सिग्निफाई करता है तो जातक एक्टिव नेचर का होता है, ठीक, और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। मतलब उसे किसी दूसरे की सपोर्ट नहीं चाहिए, उसके अंदर इतनी एनर्जी पहले से ही होती है कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करता है और सफलताएं भी उसे मिलती हैं। यदि प्रथम भाव का कस्पल सबलोड 6, 8, 11 इन भावों को सिग्निफाई करे तो आपने देखा होगा ना मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं जो माफिया टाइप के होते हैं, डॉन टाइप के जिसे कहते हैं, गुंडे। ठीक है, बुरा नहीं मानना चाहिए लेकिन होते हैं इस तरीके के लोग, हर एरिया में मिल जाते हैं। तो इस तरह के लोग इस कॉम्बिनेशन वाले बनते हैं।
उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं, और वो जो कुछ भी अर्न करते हैं, जो कुछ भी कमाई करते हैं, चाहे वो अपने स्टेटस की कमाई करें या पैसे की कमाई करें, वो कभी भी अच्छे रास्ते से नहीं करते। उनकी सारी की सारी कमाई हमेशा गलत रास्ते से ही होती है। यदि प्रथम भाव का कस्पल सबलोड तीसरे, 8वें और 11वें इन भावों को सिग्निफाई करता है, तो ऐसे जातक को सफलता तभी मिलती है जब वो मेहनत बहुत करता है। एक तरीके का विपरीत राजयोग आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग में जातक को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी उसके सफलता के द्वार खुलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि उसने मेहनत करना स्टार्ट किया और उसके सामने कुछ विकट परिस्थिति आई तो वो चुपचाप घर बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे सफलताएं नहीं मिलेंगी। उसे उन मेहनत को पार करके आगे उन परिस्थितियों को पार करके आगे जाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है प्रथम भाव से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और लोगों को दिक्कत होती है उसे देखने में, बहुत से लोग कमेंट में लिखते भी हैं इस बात को, तो इतना ही रखते हैं। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड हाउस की और उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशंस की। तब तक के लिए थैंक यू।